जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे। सीबीआई का फंक्शन क्या होता है, इसके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इससे जुड़ी हुई इश्यूज़ क्या क्या हैं और आप क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या वे फॉरवर्ड दे सकते हैं सीबीआई के बारे में, वो पढ़ेंगे। ये वीडियो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और जीएस 2 के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं सीबीआई के बेसिक्स। सीबीआई भारत की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आती है। ये कई तरह के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, उनमें से करप्शन संबंधित क्राइम्स भी आते हैं। सबसे पहले इसको भारत सरकार में, मतलब ब्रिटिश टाइम के दौरान भारत सरकार में जो ब्राइमरी है, जो गवर्नमेंट करप्शन है, इसके केसेस को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया था। सीबीआई को अभी आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है, मतलब कि आप सीबीआई को आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। इकोनॉमिक क्राइम, स्पेशल क्राइम, करप्शन केसेस, इन सभी को सीबीआई चुनता है। सीबीआई भारत में सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इंटरपोल के लिए, मतलब कि इंटरपोल को अगर भारत से कांटेक्ट करना रहा तो वो सीधे सीबीआई में अपना इन्फॉर्मेशन भेजता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था, एसपीई शॉर्ट में, 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में चल रहा था। हो क्या रहा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसमें ब्रिटिश इंडिया का, वहाँ पर कई सारे एलिगेशन लगे थे ब्राइबरी का, करप्शन का। जो वार संबंधित प्रोक्योरमेंट हो रहे थे, मतलब कि कपड़े, खाद्यान्न, गोलियाँ, कुछ भी, जो भी सरकार टेंडर निकालती थी उसमें ब्राइबरी होती थी, उसको जांच करने के लिए ये एसपीई को बनाया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो इस एजेंसी को फॉर्मलाइज कर दिया गया, इसको एक स्वरूप दिया गया ताकि भारत सरकार में जो भी करप्शन के मुद्दे उठते हैं, केसेस उठते हैं, उसको देखे। ये जो एजेंसी है बाद में जाकर के सीबीआई कहलाई। सीबीआई को पावर मिलता है डीएसपीई एक्ट 1946 से, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। दूसरी बात, ये उन लॉ को, उन केसेस को देखता है जहां पर सेंट्रल लॉ वायलेट हो रहा होता है। जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए होते हैं, वो लॉ अगर वायलेट होता है, उससे जुड़ी हुई केसेस को ये देखता है। मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मल्टी एजेंसी क्राइम, इंटरनेशनल केसेस, इनको भी ये देखता है। एक बात और, जिस तरह का संस्था एनआईए है उस तरह का संस्था सीबीआई नहीं है। एनआईए बिना परमिशन के जाकर के राज्य में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सीबीआई नहीं कर सकता। सीबीआई अगर किसी राज्य में जाकर के करना चाहता है इन्वेस्टिगेशन तो उसको राज्य का सहमति लेना पड़ता है, उसको राज्य का परमिशन लेना पड़ता है। सीबीआई मेनली 4 तरह के केसेस को हैंडल करता है। एंटी करप्शन केसेस, जो भी केसेस करप्शन से संबंधित हैं और वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत फाइल किए गए हैं, उनको सीबीआई देखता है। जब भी इस कानून के अंतर्गत फाइल किए केसेस को सीबीआई देखेगा तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत काम करेगा। ध्यान सुनिएगा, सीबीआई जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत फाइल किए गए केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसके ऊपर सीवीसी का सुपरविजन चल रहा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, पीएसयूज, कॉरपोरेशन, जो भी बॉडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन या कंट्रोल किए जाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई केस फाइल किया गया है तो सीबीआई सुनेगा। इकोनॉमिक क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम में फाइनेंशियल स्कैम आएगा, इकोनॉमिक फ्रॉड आएगा, बैंक फ्रॉड, कोई भी साइबर क्राइम, भारत की जो फेक करेंसी नोट है उससे संबंधित क्राइम, स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, कल्चरल प्रॉपर्टी का स्मगलिंग, इन सभी केसेस को सीबीआई देखेगा। कुछ क्राइम स्पेशल क्राइम कहलाते हैं, जैसे कि कई बार देखो, मान लो कि कोई मर्डर केस हो गया, हम लोग डिमांड करते हैं कि इस केस की सुनवाई राज्य सरकार मांग करे सीबीआई से करवाने की। मतलब कि देखो, अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था ना, जो उनका केस था, उसमें डिमांड करी गई थी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करने की। तो राज्य सरकार सीबीआई से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप इस पर्टिकुलर केस को, इस पर्टिकुलर क्राइम को सुनिए। जो भी क्राइम हुए हैं इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत, उनको ये सुन सकता है। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीबीआई को ऑर्डर देता है
तो वो केस सीबीआई सुन सकता है। एक बात और, सीबीआई सुओ मोटो भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि सीबीआई को अगर मन करे तो वो किसी केस की जांच कर सकता है, मगर ये पावर उसको केवल यूनियन टेरिटरी में है, राज्य में नहीं है। राज्य में जब तक राज्य सरकार ना उसको परमिशन दे तब तक वो नहीं करेगा। अब आते हैं सीबीआई के कंपोजिशन पर। सीबीआई को एक डायरेक्टर हेड करता है जो आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस कैडर का होता है। उसका रैंक होता है डीजीपी। जो डायरेक्टर है सीबीआई का, उसको एक कमेटी के द्वारा चुना जाता है जिसमें 3 लोग होते हैं। पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होता है लोकसभा में अपोजिशन का नेता, तीसरा होता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के या उनके द्वारा मनोनीत किया गया कोई सुप्रीम कोर्ट का जज। मतलब कि 3 व्यक्ति होंगे। जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के, उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। सबसे पहला इनका जुरिस्डिक्शन पावर या उनके पावर पर रिस्ट्रिक्शन। सीबीआई को पावर मिलता है इन्वेस्टिगेट करने का डीएसपी एक्ट 1946 के अंतर्गत। इसको आपने देख लिया। यहाँ पर सीबीआई को पावर, उसकी ड्यूटी, इसको प्रिविलेजेस इसी कानून के अंतर्गत मिलता है। सीबीआई का पावर बढ़ा सकता है, उसका कार्यक्षेत्र सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकता है किसी भी एरिया में राज्य सरकार की परमिशन के साथ। देखो, राज्य सरकार अपना परमिशन देता है 2 तरह से। पहला होता है जनरल कंसेंट। क्या होता है? जनरल कंसेंट। जनरल का मतलब ये होता है कि एक बार राज्य ने परमिशन दे दिया, उसके बाद सीबीआई को जब मन करे तब राज्य में आकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दूसरा होता है स्पेशल वाला। स्पेशल मतलब कि केस टू केस बेसिस पर राज्य सरकार उसको परमिशन देगी। मतलब कि सीबीआई को हर समय परमिशन नहीं मिला होगा, उसको हर केस के लिए परमिशन चाहिए होगी। अब यहाँ पर यही मुद्दा आता है फेडरलिज्म का। अभी हाल में कई सारे राज्यों ने उनका जो जनरल कंसेंट है वो वापस ले लिया है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, वहाँ पर सरकार शिवसेना की है। वेस्ट बंगाल, वहाँ पर सरकार तृणमूल कांग्रेस की थी, अभी भी है। तो यहाँ पर ये जो राज्य हैं वो सीबीआई के काम से खुश नहीं थे, सीबीआई के इंटरवेंशन से खुश नहीं थे। इसी कारण से उन्होंने अपना जो जनरल कंसेंट लिया है वो वापस ले लिया है। अब सीबीआई को केस टू केस बेसिस पर राज्य सरकार का सहमति, उनका परमिशन चाहिए होगा उस राज्य में ऑपरेट करने के लिए, उस राज्य में काम करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब आती है बात कि सीबीआई से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सीबीआई। ये जो टॉपिक है वो प्योरली जीएस 2 का है और जीएस 4 का है। इथिक्स में करप्शन का टॉपिक है, वहाँ पर जीएस 4 में सवाल आपसे पूछ सकता है। सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय पर निर्भर होता है स्टाफिंग के लिए। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि सीबीआई में जो लोग आते हैं काम करने, वो डिपुटेशन पर आते हैं। किस पर आते हैं? डिपुटेशन पर आते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके द्वारा सीबीआई रन किया जाता है। अब ये ऑफिसर गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, तो गृह मंत्रालय का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस सीबीआई पर होता है। लॉयर के लिए सीबीआई लॉ मिनिस्ट्री पर निर्भर है, तो यहाँ पर भी इसकी ऑटोनॉमी पर खतरा है। फाइनेंशियल कंट्रोल इस पर होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का। तो यहाँ पर ये सबसे मेन समस्या है, सीबीआई ऑटोनॉमस नहीं है पैसे के मामले में, ना ही स्टाफ के मामले में, ना ही किसी दूसरे मामले में, लॉ के मामले में। अगला बात यह है कि राज्य सरकार का सहमति इसको चाहिए होता है हर बार, या तो केस टू केस बेसिस पर या तो जनरल कंसेंट बेसिस पर। सीबीआई के ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते क्योंकि उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा होता है। सीबीआई के ऑफिसर डिपुटेशन पर आए हुए होते हैं, उनको वापस अपने सर्विस में जाना होता है। जब उनको पता है कि मैं सीबीआई में टेम्पररी हूँ और मुझे वापस अपने सर्विस में जाना ही पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से बचते हैं। उनको पता होता है कि उनकी फ्यूचर पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा, तो मैं उसको अपना दुश्मन क्यों बनाऊँ।
इसके खिलाफ कोई निर्णय लेकर के। इसी कारण से सीबीआई रेयरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, कोई कार्रवाई करता है। सीबीआई के पास अच्छा खासा पावर तो है, मगर वो इस पावर को इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर पाता। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्फ्लुएंस में होता है। पॉलिटिकली बायस्ड केसेस में वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। हाई प्रोफाइल केसेस में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ही मेंटेन करता है। अब यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सबसे पहले सीबीआई में समस्या था स्टाफिंग का, मतलब उसको स्टाफ चाहिए, तो क्यों ना उसके लिए एक सेपरेट कार्डर बनाया जाए। मतलब कि वहाँ पर लोग डिपुटेशन पर नहीं आएंगे, सीबीआई में काम करेंगे और अपने रिटायरमेंट तक वहीं पर बने रहेंगे। एक अलग से लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिस तरह से जो अपना सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसी तरह से एक अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत है, नया फॉर्मल लॉ सीबीआई के लिए, मतलब कि इसको वैधानिक दर्जा फॉर्मली दिया जाए। यही एडवाइस सेकंड एआरसी ने भी दी थी, और एक जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने भी कहा था कि एक नया लॉ बनाया जाना चाहिए जो सीबीआई को गवर्न करे, इसकी वर्किंग को देखे। ये 19th एंड 24th रिपोर्ट था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का। उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि एक नया लीगल मैंडेट, मतलब एक नया लॉ चाहिए, मोटा मोटी बात। तो आप जब आंसर लिख रहे होंगे ना, तो आप सेकंड एआरसी और पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम लीजिएगा कि इन्होंने कहा था कि नया लॉ बनाइए। दूसरा, सीबीआई को पूरे भारत में कार्य क्षेत्र दिया जाए, मतलब कि उसको राज्य से परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। एनआईए की तरफ वो भी एक ऑल इंडिया सर्विस, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। सीबीआई के पास पावर हो कि वो किसी भी करप्शन केस को जांच कर पाए बिना राज्य सरकार की परमिशन का वेट किए। लॉ, कैडर, फाइनेंस, इन सब में सुधार के बाद जो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो इंश्योर किया जाए। सीबीआई का जो अपॉइंटमेंट है वो ठीक किया जाए, एक कोलिजियम के जरिए अपॉइंटमेंट हो। सीबीआई केवल पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल हो। अगर हम ये इंश्योर कर दें तो गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, जो गवर्नमेंट जो इनके हाथे मरोड़ती है और अपने पक्ष में जो जजमेंट है वो लेती है सीबीआई से, ये सुनिश्चित हो पाएगा। सीएजी की तरह हम सीबीआई को भी मोल्ड कर सकते हैं। एक अलग से कार्डर बनाना चाहिए, तो मैंने आपको बता ही दिया। पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी हो, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो सीबीआई के ऊपर, ये भी रिफॉर्म लिए जा सकते हैं। तो ये थी बातें हमारे सीबीआई के बारे में। सीबीआई का सब कुछ हमने पढ़ा है, कंपोजिशन, इश्यूज़, क्या क्या रिफॉर्म लिए जा सकते हैं। अब आपको इस नॉलेज का यूज़ करना है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, खराब लगा हो तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।